हेलो व्यूवर्स, आज हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन आर्क। एक आर्क की वजह से किसी पॉइंट पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगा या फिर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक आर्क है और यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है P। इस पॉइंट P पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है इस आर्क की वजह से। इस पॉइंट P से मैं इस आर्क का ये वाला पॉइंट ज्वाइंट करा दूंगा और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइंट करा दूंगा। ये पॉइंट P है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। थीटा मेरा जो एंगल है, थीटा इज कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि आर्क फिक्स है मेरे पास। इस पॉइंट से इस पॉइंट के पीछे बनने वाला एंगल ही मैंने फिक्स माना है, दैट इज थीटा। एंड मास ऑफ आर्क B कैपिटल है। आर्क का मैंने एक मास ही मान लिया जो कि क्या है, कैपिटल M के इक्वल है। अब मैंने क्या करा कि मैंने एक एंगुलर बाइसेक्टर बनाया। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एंगुलर बाइसेक्टर किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मैंने यहाँ से एंगुलर बाइसेक्टर बनाया, यह है मेरा एंगुलर बाइसेक्टर। ये क्या करेगा, थीटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा देगा, थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से एक स्मॉल पोर्शन लिया जिसका मास dm है। इस छोटे से पोर्शन का मास dm। अब मैंने इस dm से ये वाला एंगल ज्वाइन कराया, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट। तो ये एक स्ट्रिप निकल के आई होगी, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, एक स्ट्रिप बन रही होगी। तो इस स्ट्रिप से इस पॉइंट P पे मैंने ये ज्वाइन कराया। मान लेता हूँ मैं ये कि ये जो बीच में बनने वाला एंगल है, ये दो स्ट्रिप जो बनी है, ये जो दो लाइन आई है जिसने स्ट्रिप को बनाया है, इसके बीच में बनने वाला एंगल है d डेल्टा। छोटा सा एंगल है इसलिए d लगाया d डेल्टा। और मान लेते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से इसके साथ जो बनने वाला एंगल है वो है डेल्टा, ठीक है। अब मैं इसे एक बार फिर से बना देता हूँ ताकि आपकी समझ में और ढंग से आ जाए। ये कैसा आर्क है, ये पॉइंट P है। यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कराया। यहाँ से मैंने एक स्मॉल पोर्शन लिया dm और मैंने कहा कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये डेल्टा है, इसके साथ बनने वाला एंगल डेल्टा है। अब ऐसे ही मैं डेल्टा डिस्टेंस से दूरी पर एक और स्ट्रिप ले सकता हूँ dm की। डेल्टा डिस्टेंस अगर आप दूर जाएं, अगर आप डेल्टा ही डिस्टेंस से दूर जाएं तो आपको एक और ऐसी स्ट्रिप मिल जाएगी dm वाली। इस वर्टिकल लाइन से डेल्टा डिस्टेंस के इधर आपको एक स्ट्रिप मिलेगी डेल्टा dm वाली, और इस डेल्टा दूरी से इधर भी आपको एक स्ट्रिप मिलेगी dm वाली, ठीक है। अब अगर आप इसे कार्टेशियन प्लेन में बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पॉइंट P से जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा वो किस ओर जाएगा। ये जो आपने स्ट्रिप बनाई है dm, इससे जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा वो इस साइड जाएगा, टूवर्ड्स dm जाएगा। पॉइंट P से जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी, इस आर्क की तरफ होगी dm। अगर आप इधर देखें तो इधर भी de इस साइड होगा और इधर भी de इस साइड होगा। तो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। इस कार्टेशियन प्लेन पे मैं इन दोनों स्ट्रिप के बारे में लिखने जा रहा हूँ। इस स्ट्रिप पे की अगर मैं बात करूँ तो इससे इधर बनने वाला जो होगा वो इस तरफ होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसे मैंने नाम दिया है DE। और इससे इधर बनने वाला एक और ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसका नाम है DE। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया कि मैंने दो स्ट्रिप प्लेट की है। डेल्टा डिस्टेंस से इधर की दूरी पर भी dm है और डेल्टा डिस्टेंस से इधर की दूरी पर भी एक और स्ट्रिप है, ये वाली dm। ये जो वर्टिकल लाइन है इससे इधर एक और स्ट्रिप है dm और इससे इधर भी एक और स्ट्रिप है dm डेल्टा डिस्टेंस की दूरी पर। मैंने दो स्ट्रिप ली, दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड बना दिया कार्टेशियन प्लेन पर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से इसके साथ बनने वाला एंगल डेल्टा है, इधर के साथ बनने वाला एंगल भी डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है इसकी जो लेंथ आएगी इस वाले पार्ट की आएगी DE cos डेल्टा
और इधर वाले की जो आएगी ये आएगी डी ई, वाई को मिटा देते हैं, एक्स को मिटा देते हैं, डी ई साइन डेल्टा। इधर भी क्या आएगा डी ई साइन डेल्टा। अब ये डी ई कॉस डेल्टा, डी ई साइन डेल्टा कैसा आया इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने इसको ऐसा बनाया था, इसका नाम मैंने डी ई रखा, यानी कि इसकी जो लेंथ है दैट इज़ डी ई, यहाँ पर बनने वाला एंगल डेल्टा है, ठीक है। और मैंने इस लाइन को इससे ज्वाइन करा दिया और आपको इसकी लेंथ निकालनी है। आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल बनना है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके ठीक सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर, ये सबसे ज़्यादा लंबी साइड है, ये क्या है हाइपोटेनियस डी ई, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है, आपको ये वाली साइड निकालनी है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालना है, बेस एंड हाइपोटेनियस। बेस एंड हाइपोटेनियस में आप लोग रिलेशन कौन देगा, रिलेशन देगा कॉस डेल्टा। कोस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस डेल्टा इज इक्वल टू बेस, बेस तो आपको निकालना है क्योंकि आप अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपके लिए बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस है डी ई, तो बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी ई कोस डेल्टा। बेस का मतलब ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन की लेंथ इस वजह से आपने यहाँ पर क्या लिखा है डी ई कॉस डेल्टा। सेम ऐसे जब आप इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचा हुआ एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस का डेल्टा। ये पूरा जो एंगल है ये 90 डिग्री है और ये डेल्टा है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस का डेल्टा। और जब आप यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बनेगा और यहाँ पर भी आपको कॉस 90 माइनस डेल्टा लगाना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जब आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आपके लिए बेस ये वाली चीज़ हो जाएगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये क्या आएगा कॉस 90 माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू बेस, ये वाली लाइन जो कि आपको इसकी लेंथ निकालनी है अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज डी ई। तो यहाँ से बेस कितना आएगा कॉस 90 माइनस डेल्टा इंटू डी ई, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 90 कॉस 90 माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा साइन डेल्टा इंटू डी ई हो जाएगा। तो ये वाली लाइन यहाँ से इस वजह से आई है कि डी इज इक्वल टू साइन डेल्टा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने कार्टेशियन एक्सिस पर कैसे लिखा है कोस डेल्टा और साइन डेल्टा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, ये है मेरी एक्स एक्सिस, अगर मैं इसके अलोंग बात करूँ ग्रेविटेशनल फील्ड की, इधर से ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है और इधर से ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों सेम है। कोई भी क्वांटिटी अगर सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो फिजिक्स में तो वो माइनस कराई जाती है, तो ये कितना आ जाएगा जीरो, डी ई साइन डेल्टा माइनस डी ई साइन डेल्टा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हुआ है क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पर कौन सा साइन आ गया माइनस का साइन, तो ये जीरो हो गया। तो यानी कि इस पॉइंट पी से जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा होगा या जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ अबाउट डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टली ऐसा कोई फील्ड इस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ई आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू मेरा क्या आएगा डी ई कॉस डेल्टा आएगा, क्योंकि सिर्फ यही बचेगा डी ई कॉस डेल्टा, डी साइन डेल्टा तो कैंसिल हो जाएंगे, डी कॉस डेल्टा बचेगा एक स्ट्रिप के लिए, ठीक है। अब डी कॉस डेल्टा, तो मुझे पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है इस पूरी आर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा यहाँ से इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आपको कहाँ से लेके कहाँ तक करना होगा इसे देखने के लिए आपको वापस एक बार कार्टेशियन एक्सिस बनाकर दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा था कार्टेशियन एक्सिस, ये आपकी आर्क थी, मैं अब इस वाले पॉइंट की इस वाले आर्क की बात कर रहा हूँ। ये मेरी दो लाइन जो है वही दो लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है। ये वाला एंगल मैंने लिखा था θ/2, ठीक है, ये वाला एंगल मैंने θ/2 लिख रखा है। तो जब आप इधर वाला एंगल बनाएंगे, ये भी कितना है θ/2, मैंने यही वाला पोर्शन यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये रेडियस है मेरी r, ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ये मेरी रेडियस है r। अब ये कार्टेशियन एक्सिस पर आपने इसको बनाया θ/2 θ/2।
अब अगर आप इसको देखना चाहें कि ये तो θ/2 है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जब आप पीछे जाएंगे उतने ही डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा माइनस का θ/2। तो कहा ये जा रहा है कि ये माइनस θ/2 से लेकर प्लस के θ/2 तक जा रही है जो आर्क है। अगर आप एंगल को देखें तो यहाँ तो पॉजिटिव θ/2 है, जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो सेम एंगल है, लेकिन बैकवर्ड चला गया तो माइनस ऑफ θ/2। तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा माइनस ऑफ θ/2 से लेकर प्लस के θ/2 तक। ठीक है, अब इसके बाद आपको DE की लेंथ DE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू Gm/r² होता है। ठीक है, जहाँ पर ये m क्या है, ये आर्क का मास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर DE है तो DE इक्वल्स टू हो जाएगा Gdm/r² हो जाएगा। ये तो जनरल फॉर्मूला है, और ये DE जो कि स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फॉर्मूला है वही हो जाएगा D इक्वल्स टू Gdm/r²। अब मुझे यहाँ से dm की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। dm की वैल्यू निकालने के लिए मैं निकालूंगा मास पर यूनिट लेंथ। आप चाहे तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ θ/2 से लेकर के θ/2। ये DE की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए Gdm/r² और cos डेल्टा। ठीक है, अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, dm की वैल्यू। dm की वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ आर्क हैविंग मास m। तो ये कितना आएगा, m/r आ जाएगी। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ आर्क जिसका कि पूरा मास है कैपिटल M, जब आप उसे निकालेंगे तो आएगा कैपिटल M/आर्क। ठीक है, अभी ये कैसे आया मैं आपको ये समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक आर्क है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक है 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक है 2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक है 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक है 4 मीटर। और ये पूरी की पूरी जो आर्क है इसका जो मास है वो कितना है, मैं मान लेता हूँ 8 kg है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है यह है कि हर यूनिट पर उसका कितना मास है, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, यानी कि पर यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, हर यूनिट पर उसका कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो टोटल मास है 8 और जो टोटल लेंथ है उससे डिवाइड करा देंगे। कितना आया आंसर, 2। तो हर यूनिट पर 2 kg मास है, हर यूनिट पर 2 kg मास है। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये है कि अगर आपको हर यूनिट पर मास निकालना है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे निकालने के लिए आपको इसे निकालना होता है m/आर्क। आर्क का मतलब टोटल लेंथ ऑफ आर्क, जो कि आपने यहाँ पर लिखी है 4 मीटर थी, तो आपने फोर्सेस को डिवाइड करा दिया। अब इसके बाद एक और चीज़ ये है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। मान लीजिए ये कोई एंगल आपने बनाया, यहाँ पर बनने वाला एंगल थीटा है, ये आर्क की लेंथ होगी और ये इसकी रेडियस होगी। तो रेडियस की अगर आर्क की अगर मैं बात करूँ तो आर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा इंटू रेडियस। थीटा क्या है, मेरा एंगल है, तो आर्क की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, थीटा इंटू रेडियस, यानी कि कैपिटल M/आर्क। आर्क की जगह पर आप क्या रखते हैं, एंगल। तो ये मैंने कैपिटल मास m के लिए निकाला है, कैपिटल मास m के लिए मेरा पूरा एंगल क्या है, थीटा, इंटू रेडियस मेरी क्या है, r है। सिमिलरली ऐसे ही दूसरा जो मेरा पॉइंट होगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ आर्क dm, dm के लिए क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ आर्क dm के लिए क्या होगा, तो इसके लिए आएगा dm स्मॉल मास, क्योंकि स्मॉल मास लेना पड़ेगा आपको। पहले तो जब आप पूरा मास ले रहे थे तो पूरे मास की वैल्यू रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप छोटा मास ले रहे थे, छोटे मास की वैल्यू रखनी पड़ेगी dm अपॉन एंगल। एंगल की अगर मैं बात करूँ तो एंगल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है, ये जो मैंने स्ट्रिप ली थी यहाँ से, इसको मैंने dm माना था,
ऐसे ऐसे, यहाँ पर बनने वाला एंगल मैंने डेल्टा माना था। ये जो स्ट्रिप है ना, इस स्ट्रिप के बीच में बनने वाला छोटा सा एंगल था वो डी डेल्टा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये छोटा सा एंगल डी डेल्टा। तो आपको यहाँ पर एंगल की जगह लेना पड़ेगा डी डेल्टा इंटू आर, रेडियस सेम रहेगी, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा ये मास पर यूनिट लेंथ आर्क डी एम के लिए, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ आर्क एम के लिए। अब इसके बाद मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा, क्योंकि मुझे पूरे की आर्क की वैल्यू निकालनी है कि पूरे आर्क की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लग रहा होगा। तो मैं लिखूँगा डी एम अपॉन डी डेल्टा आर इज इक्वल्स टू एम अपॉन थीटा आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और डी एम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एम अपॉन थीटा इंटू डी डेल्टा। यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल चुके हैं, किसकी वैल्यू, डी एम की वैल्यू। यही डी एम की वैल्यू आपको उठाकर यहाँ पर रख देनी है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका ई इज इक्वल्स टू आएगा माइनस ऑफ थीटा बाई 2 से लेकर प्लस ऑफ थीटा बाई 2 तक जी अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं डी एम की वैल्यू रख रहा हूँ, दैट इज़ एम अपॉन थीटा कोस डेल्टा एंड डी डेल्टा, ठीक है। अब मैंने पहले लिख रखा है कि थीटा क्या है, कांस्टेंट है, इसमें थीटा क्या है, कांस्टेंट। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट जो भी होगी उसमें बाहर निकाल दूंगा। ई इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर थीटा, थीटा कांस्टेंट है, थीटा मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस ऑफ थीटा बाई 2 से लेकर प्लस ऑफ थीटा बाई 2 कॉस डेल्टा और डी डेल्टा मेरे अंदर रह जाएगा। और जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा ई इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर थीटा, कोस डेल्टा का इंटीग्रेशन होगा साइन डेल्टा और माइनस ऑफ थीटा बाई 2 से लेकर थीटा बाई 2 तक इसकी लिमिट जाएगी। अब इसमें मैं ये वैल्यूज पुट अप करूँगा, दिस इम्प्लॉइज ई इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डेल्टा की जगह आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन, फिर डेल्टा की जगह मैं ये वाली वैल्यूज रख दूंगा माइनस ऑफ थीटा बाई 2। कितना हो जाएगा, इतना हो जाने के बाद इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, तो ये जब माइनस का साइन बाहर आएगा इसको प्लस बना देगा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अभी इज इक्वल्स टू बाहर थीटा भी है, एक बाहर एक थीटा भी है, इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ई इज इक्वल्स टू आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये होगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन आर्क। इसी फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन करना था और इसका हमने डेरिवेशन कर दिया। अब इसका क्या यूज़ है, हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं उसे एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बताइए ड्यू टू अ क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो। तो क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो आपने फॉर्मूला डेराइव कर रखा है ई इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2। तो ई इज इक्वल्स टू जी इंटू एम आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ पाई बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2। थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू, और ये फॉर्मूले का 2 अपॉन में रहेगा ही। तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर पाई, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और इंटू 2 साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर पाई 2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू
1/√2 होगी साइन π/4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 1/√2। √2 से 2 कैंसिल होगा √2 टाइम्स, तो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, E इज इक्वल्स टू √2, ये 2 यहाँ रहा और ये √2 मैंने आगे लिख दिया 2√2 GM अपॉन r² पाई। तो अगर आपसे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पूछता है ड्यू टू अ क्वाड्रेंट, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, तो वो कैसे निकलेगा, उसे निकालने के लिए सेमी सर्कुलर आर्क कुछ ऐसे बनेगी, और ये मेरी एक रेडियस होगी r और r, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है इसको लिखना है, इसमें वैल्यू लिख देनी है, E इज इक्वल्स टू GM अपॉन r²। थीटा की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी पाई, 2 साइन π/2। थीटा की जगह आपने पाई रखा और 2 फॉर्मूले का था तो π/2 आ जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू GM अपॉन r² पाई, और यहाँ पर क्या आएगा 2 साइन π/2 कितना होगा 1, मल्टीपल में 1 है, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ GM अपॉन r² पाई। तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करके इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन आर्क, ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर आर्क और ड्यू टू अ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है।